नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम वर्ष के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें अपन अगला बिंदु पर जिस पर अध्ययन करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इससे पहले अपन ने ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में अपन ने बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और जैन धर्मों का अध्ययन किया था। आज अपन पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और पुरातत्व संबंधी सामग्री को हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को अपन अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक एवं भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। आज अपन इन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपन ये देखते हैं कि अन्य साक्ष्य जैसे ऐतिहासिक साक्ष्य या धार्मिक ग्रंथों उनके बजाय ये अभिलेख बहुत ही विश्वसनीय है। प्राचीन भारतीय शासकों, सामंतों के समय में अपनी जो सामंत शासक जो होते थे वो अपनी विजय जो होती थी उनको एक स्मारक के रूप में उत्कीर्ण करवाते थे। ये और स्मारक के अंदर वो अभिलेख लगवाते थे। ये अभिलेख अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में अपने को मिलते हैं, जैसे कि स्तंभ शिलाओं, गुहाओं, मूर्तियों, ताम्र पत्रों पर। अशोक के पूर्व के अभिलेख नहीं मिले हैं। इन अभिलेखों में हालांकि इन अभिलेखों से अपनों को समकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अशोक के जो अपने को भारत में शिलालेख मिले हैं उनसे अपने को मौर्य काल की भारत की प्रशासनिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे अपन देखें तो कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से यानी कि जिन अभिलेखों से अपन को प्राचीन भारत के बारे में बहुत ही स्पष्ट एवं सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। और उदाहरण देखते हैं तो अपन हर्षवर्धन का बांस, खेड़ा और मधुबन दान पत्रों से भी अपन को हर्षवर्धन के समय में भारत के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। प्राचीन नरेश तथा सामंत कभी कभी किसी व्यक्ति को दान या कोई पारितोषिक देते थे तो उनको ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराते थे। ऐसे ताम्र पत्रों से अनेक प्रकार की जानकारी अपन को मिलती हैं, जैसे कि शासक तथा उसके वंश का संक्षिप्त परिचय जिसके समय में ताम्रपत्र लिखा गया है, ये जानकारी मिलती है। और भी अपन देखते हैं तो दान ग्रही एवं उसके वंश, शाखा, गोत्र का विवरण भी उसमें होता है। दान का अवसर, किस अवसर पर दान दिया गया है, जैसे विजय है, तीर्थ ग्रहण है आदि धार्मिक कार्यों पर ताम्रपत्र देने का अवसर भी उसमें ताम्रपत्र में उल्लेख होता है। इसी के साथ अग्रहार भूमि, उसकी माप एवं सीमा या दान दी गई धनराशि, विभिन्न करों की सूची भी इन ताम्रपत्रों में मिलती है और इसी तरह अपन को भारत का इतिहास जान सकते हैं। अब अपन देखते हैं कलाकृतियाँ। प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियाँ जिसमें अपन देखते हैं भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मोहरें आदि भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है। इन कलाकृतियों में बहुत सी जो कलाएं थी वो खंडित अवस्था में हैं, जैसे कि सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की कलाकृतियों को बहुत से नमूने मिले हैं, जिनकी सहायता से हम सिंधु सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अपन देखते हैं स्मारक एवं भग्नावशेष। स्मारक और भग्नावशेषों से भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता हमें मिलती है। छन्नी,
कन्नी, तुलिका जैसे निर्जीव साधनों की सहायता से प्रस्तुत ये स्मारक प्राचीन भारतीय की तत्कालीन समय की वास्तुकारों, शिल्पकारों, चित्रकारों के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि के जो भग्नावशेष अपने अपने युग की कहानी अपने को बताते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि स्मारकों के रूप में सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण द्वार आदि भी अपने समय की कहानी अपने को बताते हैं। इन स्मारकों एवं भग्नावशेषों से भिन्न भिन्न कालों की जानकारी और उन विषय और उनकी शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। इनकी सूक्ष्म अध्ययन करने से हम इतिहास के कालक्रम को निश्चित कर सकते हैं। ये अपने युग के धार्मिक विश्वास की जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के स्वरूप अपन ये देख सकते हैं कि सिंधु क्षेत्र से पाशुपति शिव की मूर्तियाँ हमको मिली है। तो इससे अपन यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में सिंधु क्षेत्र जो सिंधु सभ्यता का युग था उसमें शिव पूजा प्रचलित थी। पाशुपति मूर्तियों से अपन यही तो अनुमान लगा पाएंगे कि उस क्षेत्र में शिव की पूजा प्रचलित थी। जैसे अपन और देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव धर्म की बहुत सी मूर्तियों के मिलने से अपन यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में लोगों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी, क्योंकि सभी धर्मों के मूर्तियाँ उसमें मिली है। जैसे विशेष तौर से वैष्णव, बौद्ध, जैन और धर्म जैसे वहाँ उस समय की धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी अपने को मिलती है। अब अपन देखते हैं मिट्टी के बर्तन और सिक्के। मिट्टी के बर्तन भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इन मिट्टी के बर्तनों के सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण में सहायता मिलती है। प्राचीनतम बर्तन और मोहरें सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई है, परंतु इन पर खुदे लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि है, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इस कारण सिंधु सभ्यता के बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। फिर भी इनके अध्ययन से सिंधु सभ्यता के विविध पक्षों की जानकारी अपन को मिलती है। अब अपन इन सिक्कों के बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारत के अंदर सोने, चांदी, तांबे, पीतल ये सब के प्राचीनतम सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों से इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से ईस्वी सन की 3री शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी की बहुत ही महत्वपूर्ण अगर स्रोत कहा जाता है तो वो इन सिक्कों को कहा जाता है। इन सिक्कों पर प्राय शासकों का नाम, उनकी उपाधि, सिक्के जारी करने की तिथि और जिस शासक जो सिक्का जारी कर रहा है, जो सिक्का जारी करने वाला शासक है, उसका राज चिन्ह, धर्म चिन्ह भी उन सिक्कों पर अंकित होता था। जैसे एक सिक्का मिलता है, उस सिक्के पर उस शासक का नाम भी है, उनकी उपाधि भी है, उसी सिक्के पर तिथि भी है, राज चिन्ह भी है। इन सब से अपन को उन राजवंशों के काल निर्माण में सहायता मिलती है और शासक के बारे में अपने को जानकारी मिल जाती है। राज्यों के उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी भी इन सिक्कों के द्वारा मिलती है। अब अपन कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध, हिंदू, ईरानी, यूनानी देवताओं के नाम उस बौद्ध नरपति की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। वैसे कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके समय में बौद्ध संहिता आयोजित हुई थी। फिर भी उसके सिक्कों पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईरानी, यूनानी सभी जो देवताओं के चित्र उस पर मिले हैं, इससे उसकी सहिष्णुता की जानकारी अपने को मिलती है। और अपन देखते हैं कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनके ऊपर अश्व एवं यूप का अंकन हुआ है। अश्वमेघ पराक्रम भी उन सिक्कों पर लिखा गया है। इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आखिर में अश्वमेघ पराक्रम वाले सिक्के जारी किए और उस पर
अश्व का चित्रांकन हुआ है, इससे अपनी जानकारी लगा सकते हैं कि उसके द्वारा अश्व में एक यज्ञ करवाया गया। एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा अंकित है ना। तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वह संगीत प्रेम का प्रेमी रहा है। किसी भी राज्य की समृद्धि एवं संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में भी सिक्कों से बहुत बड़ी मदद मिलती है। अपन ये देखते हैं कि प्रारंभिक गुप्त शासकों के समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे। तो इससे अपन ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि प्रारंभिक गुप्त शासकों का शासनकाल बहुत ही संपन्नतापूर्वक रहा है, इस कारण उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। स्कंद गुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट मिलती है, यानी कि सोने के सिक्के तो हैं लेकिन वो इतने शुद्ध नहीं है। इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजनीतिक अशांति और बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से इन सिक्कों में कोई मिलावट आई है। और बाद के गुप्त शासकों में तांबे के सिक्के भी चलने शुरू हुए, चांदी के सिक्के भी चले, तो उनकी धीरे धीरे आर्थिक कंडीशन खराब होती गई और उन सिक्कों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से राज्यों की सीमाएं भी निर्धारित करने में सहायता मिलती है ना। जहाँ जहाँ तक जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के भारत में जहाँ जहाँ तक मिलते हैं, तो अपन यह अनुमान लगाने में या समुद्रगुप्त का इतिहास जानने में सहायता मिलती है कि यहाँ तक किसी स्थान विशेष पर कोई समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है तो यहाँ तक गुप्त वंश का शासन रहा है। मुद्राओं पर अंकित लेख, चित्र तत्कालीन साहित्य एवं कला की स्थिति का भी आभास अपने को कराते हैं। अब अपन देखते हैं कि सिक्कों पर अंकित तथ्यों से विभिन्न शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इतिहास निर्माण में इसी प्रकार की जानकारी से बहुत सहयोग मिलता है। तो अपन पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक, मिट्टी के बर्तन और सिक्कों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद छात्रों।